जी, जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वापस से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 12th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। और फिर ये हमारा मंडे के आएगा एकदम से हमारा मार्केटिंग डे मार्केटिंग का पेपर है। आईपी लेकिन वो अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो है मेरा मार्केटिंग। वो हम मार्केटिंग भी पढ़ेंगे जिसमें हमारा पैट भी आता है। तो काफी तरीके से तो हमारा कम्युनिकेशन जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है वो टू प्रोसेस होता है। इससे हमारे को इंफॉर्मेशन और मैसेज वगैरह जो है वो एक्सचेंज होते हैं और मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं। लैंग्वेज साइन सिंबल ये सारी चीजें हम यूज करके एक्सचेंज करते हैं हमारा मैसेज थ्रू मैसेजिंग ईच हमारे बिहेवियर से भी मैसेजेस हो सकते हैं। बिहेवियर भी इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो हमारे जो स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग है ये सारी चीजें ये हमारे पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें कम्युनिकेट करने में बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा मायने में जो हम कहें वो ये 4 चीज़ें हैं कम्युनिकेशन टाइम 4 चीज़। तो ये चीज़ें अगर हम कंसंट्रेशन के साथ करें तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा और हमारा की स्किल्स जो है जो मैंने आपको बताया अभी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये चीज़ हमारी डेवलप होगी और अच्छी। तो स्पीकिंग जो है हम अगर एक और एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोले सीखे बोलना सीखे बोलना मतलब तो एक पर्सन को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में अराउंड द वर्ल्ड लोगों से। और इसमें भी हेल्प करती है कि जो बंदे मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश समझने में हेल्प करती है लोगों को। हम्म, तो इस यूनिट में जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है ये हमें हेल्प करेगा कि हमें वेरियस एस्पेक्ट जो है कम्युनिकेशन के वो समझ में आए। इस चीज पे ये हमारा टॉपिक है और हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करे और हमें हमेशा एज मैनी लैंग्वेजेस हम कर सकते हैं उन्हें याद मतलब सीखने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हाँ,
क्योंकि ये हमें दूसरों की लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशन वगैरह वगैरह चीजें समझने में हेल्प करती है और हमें अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेना नेसेसरी है। क्योंकि जो हमारे 21st ऑफर्स हैं वो कहते हैं कि एज मेनी लैंग्वेजेस आपको पता है तो आप लोगों से कन्वर्स कर सकते हो और सिग्नेचर पढ़ सकते हो ट्रेवल करते टाइम डिफरेंट प्लेसेस। तो हमारा कम्युनिकेशन में एक डायग्राम बना है जिसमें हमारा सबसे पहले आता है सेंडर जो हमारा मैसेज भेजता है एक चैनल के थ्रू, जैसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर वगैरह ऐसे टाइप के चैनल्स जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू मैसेज भेजता है। और रिसीवर होता है जो डिकोड करता है मैसेज, मतलब जो उसके पास मैसेज जाता है वो समझता है, उसके बाद वो बाद में फीडबैक देगा। इसमें लिखा है ना, एंड गिव्स द फीडबैक एज सोन इन फिगर। और फीडबैक का जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, ये चीज़ जो है ये स्पीकर को हेल्प करती है कि उसको पता लगे कि उसके ड्रॉबैक्स कहाँ पर हैं, उसको कहाँ पे काम करना है अपने अंदर और क्या क्या कमियां हैं। और ये भी पता करने में हेल्प करता है कि जिसको वो बातें बता रहा है बात की वजह से उसको उसकी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। इन चार कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही हम अपना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं और लोगों को अपने मैसेज अंडरस्टैंड करा सकते हैं। तो ये एक काम कर, डायग्राम जो है वो तो एक करना ही करना थोड़ी बहुत ही चीजें हैं। तो इसमें जो हमारा सेशन में है एक्टिव लिसनिंग, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें वो स्किल्स आती हैं जो कि यूटिलाइज हो जाती हैं हमारा मैसेज सेंड करने में, क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट मैसेज सेंड करने में हमारी स्किल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट मैसेज का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट वो बताइए, क्लियर स्टेटमेंट क्या होता है? क्लियर स्टेटमेंट होती है जो एक पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पे मतलब जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसी पे रह के एक पूरी बात बताता है। मीन्स a clear statement is one which conveys the exact message that you are trying to convey is called as clear mess, clear statement। तो अब इसको समझाने के लिए और डिटेल में इन्होंने दो तीन एग्जांपल दिए हैं। लेट्स रीड इट आउट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी आपको सबसे
मतलब क्लियर स्टेटमेंट लिखती है। तो लेट्स रीड इट आउट। He went to his manager and said, "Please allow me to reach office at 11 a.m. on Tuesday, 11 June 2019, as I have an appointment with a dentist." ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड ऑप्शन में पढ़े तो वो है, he went to his manager and said, "Please allow me to reach late to the office on Tuesday, 11 June 2019, as I have an appointment with a dentist." तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सबसे क्लियर है, क्योंकि उसमें जो है अपना टाइम मेंशन्ड है और स्टेटमेंट को ब्रीफ कर रहा है टू द पॉइंट। अप्रोप्रिएटली वो ब्रीफ कर रहा है टू द स्टेटमेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट वी हैव another example. Now let us consider the truth is given below. Hmm. तो अब ये सेंटेंसेस है कि द मैनेजर रिप्लाइड, ऑल राइट, यू मे कम लेट। सेकेंड हमारी सेंटेंस जो है ऑप्शन, द मैनेजर रिप्लाइड, ऑल राइट, यू मे कम लेट, बट इट इज अ मैटर ऑफ great concern that most of the employees come late and you are developing the same habit. तो अब सिर्फ मुझे आप बता सकते हो कि अब देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि, क्योंकि देखो सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बताया हुआ है कि तुम आ सकते हो लेट, लेकिन ये एक कंसर्न मैटर है, क्योंकि हर कोई जो है कंपनी में एम्प्लॉई वो लेट आ रहा है और तुम भी सेम हैबिट बता डेवलप कर रहे हो, और उसमें अब ये चीज कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी नीड नहीं थी। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। एम्प्लॉय का मतलब बताने का जरूरत नहीं थी, बाकी एम्प्लॉय जरूरत नहीं थी कि वो सेम हैबिट उनकी तरह है, वो कर रहा है डेवलप, और सबको सेम अगर इस सेम टू सेम आपका सीबीएसई की बुक में लिखा हुआ है बैठ की इन मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर। अब नेक्स्ट वी हैव एन एक्यूरेट स्टेटमेंट, जो कि एक फैक्चुअल हमारी होती है, हम उसको फैक्चुअल कहते हैं, जो कि कहते हैं कि इधर इट इज करेक्टनेस कैन बी, मतलब उसकी जो करेक्टनेस है वो वेरीफाइड हो सकती है। तो अब वापस से हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्यूरेट सेंटेंसेस, कंसाइज। मैंने जो पहले पढ़ी थी ना वो कंसाइज, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्यूरेट। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ने जाएं तो क्या कह रहा है। Now once again let us learn through the examples. She informed the office that 50% of the
books given for binding have been completed, or second one is she informed the office that most of the books given for binding have been completed. तो आप बताओ, बता सकते हो ना? बता सकते हो ना? देखो सीधा आंसर है book के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही होगा, क्योंकि उसमें जो हमारा रेशो है, मतलब उसमें अगर पूरा सेंटेंस पढ़ो तो उसमें लिखा है कि 50% ऑफ द बुक्स, उसने प्रॉपर परसेंटेज दे दी कि इतने परसेंट बुक्स बाइंडिंग के लिए जो गई थी, और टोटल बुक्स जितनी भी हो उसमें 50% जो है हमारी बुक्स वो बाइंड हो चुकी हैं और कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ही हमारा सही आंसर होगा। आप देख सकते हो लिखा है कि now you can see in the first sentence measurable information is mentioned which makes the sentence accurate. It is thus important to ensure that our communication is clear and concise and accurate. Effective communication skills help us communicate the message correctly, precisely, and completely. Lack of communication skills can result uh, in confusion, frustration, wasted effort, and missed opportunity. मतलब वो कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर रखें, एक्यूरेट रखें, कंसाइज रखें, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, और मैसेज हमारा करेक्टली, प्रिसाइजली और कम्प्लीटली भेजा होना चाहिए, ताकि उसको कुछ कंफ्यूजन ना हो, वेस्ट ऑफ एफर्ट ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, और अगर कुछ दिक्कतें ना आए। So next we have listening skill. लिसनिंग स्किल में जो है हमारा एवरी, ये कह रहा है कि एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन जो हम हर एक मतलब अच्छे से बातचीत जब स्टार्ट करते हैं तो वो हमें शुरू होती है हमारी लिसनिंग स्किल से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें एबिलिटी देती है कि हम लर्न करें अनडिवाइडेड, कि हम अपना जो हम लर्न करें कि अटेंशन को, मतलब हम अपना अटेंशन जो है लोगों को डिवाइड ना करें, एक आदमी की तरफ ही हम अपना ध्यान रखें, ताकि जिससे हमारी बात चल रही है वो हम ध्यान से अच्छे से सुन सकें। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें उसमें लिखा है कि रीजंस लिखे ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है अटेंटिवली सुनना। तो फर्स्ट हमारा रीजन है कि हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए अटेंटिवली सुनते हैं, हम चीज़ों को समझने के लिए अटेंटिवली सुनते हैं, भी मतलब हम इंजॉय करने के लिए सुनते हैं, इंजॉय करने, हम सीखने के लिए सुनते हैं, हम रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए सुनते हैं अटेंटिवली, लिसन अटेंटिवली। आप समझिएगा, मैं सुनते हैं लेकिन सुनना अटेंटिवली ही है, लिसनिंग अटेंटिवली। और हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने के लिए हम लिसन अटेंटिवली करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव लिसनिंग। ये एक आर्ट है जो कि बोथ डिजायर
desire or desire to comprehend as well as offer support and empathy देता है स्पीकर को। और ये आपकी जॉब को इफ़ेक्ट कर सकता है, मतलब आपकी जो जॉब की इफ़ेक्टिवनेस है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है ये। आपका रिलेशनशिप की क्वालिटी जो है दूसरों के साथ और साथ ही साथ आपका ओवरऑल जो वेल-बीइंग है एक्टिव लिसनिंग का, वो आपको अलाउ करता है कि आप प्रॉब्लम को समझें और कोलैबोरेट करें लोगों के साथ ताकि अ, आप सॉल्यूशन को डेवलप कर सकें। यहाँ पे वेरियस फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग को, जो है एज़ फॉलोज़। फर्स्ट इज़ आई कॉन्टैक्ट, ये एक फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक्टिव लिसनिंग का कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, जो कि हमारा एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखता है एक पर्सन के साथ जिसके साथ आप बात कर रहे हो। अ, और वो उस और वो स्पीकर को एक मैसेज सेंड करता है कि यस आई एम टॉकिंग टू यू और लिसनिंग टू यू, मतलब वो उसको एक सेंड करता है मैसेज कि आप उसको सुनने में या उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ताकि वो अ, पता लगे उसको कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आपके जेस्चर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो कि मतलब स्पीकर इंडिकेट करते हैं कि आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। वो आपके हैंड और फीट के मूवमेंट से पता चल जाता है। अगर आपके हैंड और फीट स्टिल है, तो उससे पता चलेगा कि आप उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज़ अगर आपके पैर हाथ हिल रहे हैं और आपका डिस्ट्रैक्शन का कॉज़ बन रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं अपनी टाइम और एनर्जी इसके पीछे वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आगे चला जाता हूँ। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, तो अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। आपको अवॉइड करना है इसमें, ठीक है? तो आपको जो काम करना है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफ़ाई करना है और उनको जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपको वो फिज़िकली रिमूव करनी है ताकि आप अटेंटिवली सुन सकें। जैसे कि आप अपने फ़ोन के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर सकते हैं, फ़ोन के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर आप कभी मीटिंग में या फिर किसी क्लास में या कहीं पे भी कुछ क्लासेस ले रहे हो या फिर कुछ सुन रहे हो किसी की बात, तो तब, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है? इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि आप अपनी जैसे कोई भी आप अगर वॉच पहन के जाते हो कहीं पे भी, ठीक है? तो आप उसको फ्रीक्वेंटली देखते ना रहो तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप अटेंटिवली सुन पाएँगे, जो स्पीकर कहना चाह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका फीडबैक भी देना होता है कि आपको मीटिंग में या फिर कुछ भी कहीं पे भी कुछ सुन रहे हो, किसी को सुन रहे हो, तो आप फीडबैक दोगे। वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसा भी फीडबैक हो सकता है। लेकिन इन दोनों केसेस में आपको पोलाइट रहना है ताकि जिस बंदे को भी आप फीडबैक देते हो, उसको हर्ट ना होए या फिर ऑफेंडेड फील ना होए, ठीक है?
नेक्स्ट वी हैव स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, जो कि है हमारा रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवैल्यूएशन, रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग में है कि हम अपना एक्टिव लिसनिंग वाला फीचर ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में हमारा इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट होगा किसी चीज के बारे में, या किसी के साथ, या फिर किसी के बारे में हम उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझेंगे। इवेल्युएटिंग, रिमेम्बरिंग, मतलब ये है कि एक रिट्रीवल या फिर रिकॉल जो होता है कुछ इंफॉर्मेशन का, जो कि हमारे पास्ट में हमने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, या फिर कुछ भी हो सकता है, या हमें मिली कैसे, हमें किसने दी, कुछ भी हो सकता है, तो हम वो रिमेम्बर करें या फिर रिट्रीव करें, तो वो होता है हमारा रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएटिंग। ये जो बात है कि ये यहाँ पर हम ये पूरी बात होती है जजिंग की, वैल्यू, मतलब जज करना, वैल्यू को, क्वांटिटी को, इम्पोर्टेंस को, अमाउंट ऑफ समथिंग और समवन, मतलब किसी का अमाउंट, किसी चीज का अमाउंट या फिर वैल्यू, क्वांटिटी, ये सब चीजें जज करना, इम्पोर्टेंस जज करना किसी चीज की, इम्पोर्टेंस, जिसकी इम्पोर्टेंस, क्वांटिटी, वैल्यू, अमाउंट ऑफ समथिंग और समवन जज करना हमारा एवेल्युएटिंग होता है। रिस्पॉन्ड करना मतलब आप कुछ कह रहे हो या कर रहे हो एज रिस्पॉन्स टू समथिंग, मतलब एक जवाब के तौर पे आप कुछ कर रहे हो या फिर कुछ कह रहे हो, अ, जो कि कहा जाए या फिर पूरा कर दिया जाए पहले के। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। You can remember this acronym respect to ensure active listening. Uh, Now let us see what each letter stands for. There is a small break. I'm coming in few minutes. After the revision करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। तो आर से जो है हमारा रिमूव है, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है, जो हम पर करते हैं लिसनिंग, उसको हमें रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, reducing the volume of television, radio, mobile phone while talking to a person. ऐसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो मतलब ऐसे बोला कि जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत रिपीट है। और अब नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा बी लेटर, उससे होता है हमारा आई कांटेक्ट, जो कि रेफर करता है हम लिसनर को नहीं, हम स्पीकर को देख रहे हैं सुनते टाइम, उसके बाद को जब हम सुनते हैं तो हमको देख, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बच्चों, अगर तुम कभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरा चैनल हमारे एजुकेशन में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, कर दो यार, ये थोड़ी इनकम चालू करवा दो प्लीज।
Next we have show. S for show. तो शो से जो है हमें ये दिखाना है कि हाँ, आप सुन रहे हो स्पीकर को जेस्चर्स के थ्रू। मतलब आप सीधा खड़े हो, हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं आपके, और आप उसको कंटिन्यू सुन रहे हो, या खुद को शो करना पड़ेगा, तभी वो अपने एफर्ट्स, एनर्जी सब चीज लगाएगा वो बताने में, और जो भी वो पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है, वो बता देगा। ये चीज थी। पी फॉर पे। अब यहाँ पे का मतलब वो कह रहा है कि आप बात करते टाइम या फिर कुछ जो सुन रहे हो जिस बंदे को, उसको सुनते टाइम, बात करते टाइम उसकी तरफ अटेंशन दो कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या क्या बता रहा है। उसके लिए आपको उस पर अटेंशन पे करना पड़ेगा। एम्फेसिस, मतलब एम्फेसिस नहीं, सॉरी, एम्पैथाइज करना है हमें, और फील करना है इमोशंस को स्पीकर के, जो स्पीकर के जो इमोशंस है उनको फील करना है। एम्पैथी जो है वो एक एबिलिटी है जिससे आप किसी की फीलिंग और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, इमेजिन करके कि वो कैसा होगा, कि वो कैसी सिचुएशन होगी उस टाइम पे। सी फॉर क्लैरिफाई डाउट्स। इसका सिंपल, आपने जब उसकी बातें सुन ली, वो जिसने जो कुछ भी पढ़ाया पढ़ लिया, बाद में वो एक सेशन लेते हैं, डाउट्स का सेशन लेते हैं, उसमें सी फॉर जो वो है क्लैरिफाई डाउट्स। ठीक है, क्लैरिफाई डाउट्स मतलब वो क्या चाह रहा है कि जब उसका सेशन या फिर मीटिंग या फिर कुछ भी वो जो आप सुन रहे हो उस बंदे का, वो खत्म हो गया, आपको फिर डाउट्स है, तो आप अलग से या फिर खत्म होने के बाद सेशन या मीटिंग जो भी है, आप वो चीज उससे क्लियर कर लो ना। तो 5-10 मिनट जितनी मर्जी देर रुक रहा है आपके लिए या फिर सबके लिए, कुछ देर में अपने एयरफोन आउट हो जाते। टी फॉर ट्यून, मतलब वो कह रहा है कि आप अपने आप को ट्यून करो, टाइमिंग में ट्यून करो अपनी स्पीकर की टाइमिंग के साथ, या फिर वेट करो स्पीकर को अपनी बात खत्म करने का, मतलब वो जब स्पीकर अपनी बात खत्म करेगा उस टाइम का वेट करो। हम्म, और फिर बाद में जो आप बोलना चाहते हो या फिर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक पैराग्राफ छोटा सा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अब आपने बहुत सारे फैक्टर और स्टेजेस जो हैं लिसनिंग के वो लर्न कर लिए हैं, तो अब वो कह रहा है कि चलो अब ट्राई करते हैं इनको समझने की कि इनके बैरियर्स को ओवरकम कैसे करें। फर्स्ट है हमारा being preoccupied. When preoccupied, you may not, you may not
बी लिसनिंग टू पर्सन केयरफुली, मतलब आप जब ऑक्यूपाइड होते हो ना तब आप अच्छे से सुनते हो, अदरवाइज प्रीऑक्यूपाइड जब होते हो ना तो थोड़ा आपका ध्यान इधर उधर होता है और पर्सन को केयरफुली सुन नहीं पाते जिसको आप सुन रहे होते हो। अच्छा, तो आप मेरे पहले बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आप दोनों इसी तरीके से आगे देखो यार, आगे पढ़ने से पहले थोड़ी देर हो, ठीक है? इतनी मेहनत से कभी कभार मेरा टाइम निकलता है, ठीक है? मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप यार देखते ही नहीं हो, देखा करो आप। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ एक तरह से, एक तरह से क्या कहूँ, ये ऊपर पहले आपके लिए इतना मुश्किल से टाइम निकालने का कभी कभी कभार वीडियो डाल कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ पर डाल नहीं पा रहा, दिक्कत है, पेपर चल रहे हैं मेरे भी, मेरे को भी तैयारी करनी आपके साथ साथ मेरी भी हो रही है, पर ये सारी बात अभी पढ़ते हैं, ठीक है अभी पढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे, हमने पढ़ लिया था ना, हाउ अ फैक्टर बिकम अ बैरियर, ये हमने पढ़ लिया था कि जब आप ऑक्यूपाइड हो जाओ तब तो आप आराम से सुन सकते हो, मतलब ध्यान कहीं नहीं आता आपका, ठीक है? लेकिन जब आप प्री ऑक्यूपाइड होते हो ना तब आप का ध्यान थोड़ा मतलब इधर उधर होता है और स्पीकर ढंग से सुन नहीं पाते, और इस बैरियर को ओवरकम करने के दो तरीके हैं जो कि मैंने लिखे हैं सीबीएसई वालों ने, और इनके सबसे सही आंसर है इस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि वेज बताओ जिससे हम अपना ये जो एक्टिव लिसनिंग का बैरियर है वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो इमोशंस हैं उनको आप अपने माइंड पे टेक ओवर ना करने दो, माइंड पे टेक ओवर ना करने दो इमोशंस, वो माइंड पे टेक ओवर नहीं करने चाहिए, और आपके सारे डिजिटल डिवाइसेस मोबाइल फोन्स वगैरह को आप दूर रख दो। ये चीजें जो हैं हमारी सबसे बड़ी बैरियर है, लेकिन इस साल के बाद से थोड़े थोड़े बहुत टाइम का भी ब्रेक ले दो ना तो आपके बैरियर को नहीं किए रहेगा, लेकिन आप जो कोर्सेज करने जाओ या फिर कुछ भी करने जाओ वो आपके ऊपर है, आप उसे कंसिडर करो या ना करो बैरियर एक तरह से, वो तब तो आप ही वो तब का मैं देख अपने हिसाब से जो मर्जी करना आप जो चाहो उसके वीडियोस में या फिर भी दूंगा भी। तो next we have noise and visual interactions, visual distraction। तो जब ये वाली प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे किसी बंदे को जिससे आप बात कर रहे हो उसको प्रॉपरली नहीं सुन पाते और क्लियरली नहीं सुन सकते। एक नॉइसी इन्वायरमेंट में आप कभी भी किसी बंदे से बात कर रहे हो तो आप उसको क्लियरली कभी भी उसकी बात जो वो कह रहा है वो सुन नहीं सकते, और इसको अवॉइड करने के लिए जो इन्होंने हमें आंसर दिया है वो है कि एक कनेक्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे हमारा मिस इंटरप्रिटेशन और डिस्ट्रैक्शन का जो कॉज है सारा वो हट जाए।
पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर माइंडसेट। इसमें आप डेवलप कर लेते हो बायसेस या फिर प्रेजुडाइसेस जो हम बोलते हैं, जो कि हमारे बेस्ड होते हैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे और इंटरेक्शंस पे। और इस चीज को हमें ओवरकम करना है बायसेस को अवॉइड करके। हमारा जो बायसेस डेवलपमेंट होता है, मतलब हम बायस कर देते हैं डेवलप करके, तो वो चीज़ हमें बंद करनी पड़ेगी। और हमें ऑब्जेक्टिव बनना पड़ेगा। जो आपकी जो अप्रोच है लोगों के साथ अट्रैक्ट करते टाइम, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनना पड़ेगा। बस इसमें इतना इन्होंने बताया है कि जब आप किसी से बात करें तो आपका बायस से डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो हट जाना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए वो मैक्सिमम टाइम। और आपको ऑब्जेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अप्रोच के साथ जब आप किसी को बता रहे हो एडवाइस या फिर किसी से बात कर रहे हो, तब बात में वो एडवाइस निकली तो आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट ये है पर्सनल फैक्टर्स। तो अब इसमें जो वो बोल रहा है वो है कि आपकी जो पर्सनल फीलिंग है वो आपके लिसनिंग को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि आपके प्री कॉन्सेप्शंस दूसरे लोगों के बारे में, ये सब आपको अफेक्ट कर सकती है आपकी लिसनिंग में। तो इसका जो उन्होंने सजेशन बताया है वो है कि आप जो आपके सामने जो स्पीकर है उसको पहले अपनी बात उससे खत्म कर लेने दो। उसके बाद आप अपनी बात बोलो या फिर आपका जो ओपिनियन है उसके बारे में वो बोलो। Next, तो ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा खत्म। फर्स्ट फर्स्ट सेशन जो था वो खत्म हो गया। तो अब सेकंड सेशन जो है मेरे हिसाब से हमें नेक्स्ट उसमें करना पड़ेगा वीडियो। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को कंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए कंटिन्यू होगी। अभी के लिए मैं उसको स्टॉप